आपका चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद मोशन इन अ प्लेन है ना। दो चैप्टर है, थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस में चलते हैं। तो ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा है कि ओनली वन डायमेंशन की बात करेंगे यहाँ पर, है ना। ओनली वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब ऐसा होता है कि अगर आप अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे हैं ये होगा, या फिर अलोंग द वाई एक्सिस जाएंगे। मतलब अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो आपके दो एक्सिस ऐसे बनते हैं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो अगर मान लो आप जो मोशन कर रहे हैं ना, मोशन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ऐसे जा रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में ही जाएंगे या फिर वाई डायरेक्शन में ही जाएंगे ना। तो दो तरीके की मोशन हम पढ़ेंगे वन डायमेंशन, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन, है ना। वाई डायमेंशन वाली जो मोशन है उसमें हम फ्री फॉलिंग पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी करके एक टॉपिक है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो ऊपर जो बॉल फेंकते हैं, बॉल नीचे आती है फ्री फॉल करके, तो ये सारे टॉपिक्स वन डायमेंशन के, ओनली वाई एक्सिस। फिर कोई कार जा रही है एक्स एक्सिस में डायरेक्ट, है ना, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन लगता है, फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं, रिटार्डेशन, ये सारे टॉपिक्स 9th में आप पढ़ चुके हैं, उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं तो इस चैप्टर में। तो इसको कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी में आपको इंट्रोड्यूस कर दूं सबसे पहले। तो कभी भी मतलब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपकी, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। तो टर्मिनोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है काइनेमेटिक्स, और दूसरा है जिसको कहा जाता है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, और इन दोनों को जब भी मिलाया जाए तो उसको मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स तो आपने सुना होगा कि फिजिक्स का एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी करते हैं ना, उसी को कहा जाता है आपका मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा। अब मैकेनिक्स में दो तरीके से पढ़ना है हमें, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स है क्या, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन, आप ऐसा कहेंगे, है ना। आपके जो मोशन की स्टडी करने वाले हैं। अब मोशन की स्टडी करेंगे तो दोनों में, वैसा ऐसा नहीं काइनेमेटिक्स में ही करेंगे, सिर्फ डायनेमिक्स में भी स्टडी ऑफ मोशन है। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो डिफरेंस इज दैट काइनेमेटिक्स हम जब भी पढ़ेंगे तो आप समझो, एक सोचो जरा ध्यान से कि कोई भी बॉडी जो है या पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है ना। तो जब भी मोशन करेगा तो मोशन करने का उसका कुछ रीजन होगा, और मोस्टली रीजन क्या होगा उसका, वन टाइप ऑफ फोर्स, है ना। मान लो कि आप यहाँ पर बैठे हैं, या फिर आप आपको कोई धक्का मार दे, तो मतलब आप आगे दौड़ने लगेंगे, है ना। तो मतलब आपकी मोशन हुई, कोई आपका पास मान लो कि आपका मोबाइल है, तो ऐसे तो चलने लगेगा नहीं, आप उसको फोर्स देंगे तो उसकी मोशन हो जाएगी। तो मोशन का रीजन जो है ना, मोशन का रीजन क्या होता है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया या फिर उसके ऊपर आपने वर्क किया, तो वो रीजन है। तो हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब हम इसके रीजन को ध्यान में नहीं लेंगे, है ना। उसका जो रीजन है, मोशन का जो रीजन है उसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। उसका रीजन क्या है, कॉज ऑफ मोशन, मोशन किसकी वजह से हो रही है, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। अब लेकिन जब सोचेंगे उसका मतलब ऐसा हुआ कि तब हम कहाँ चले जाएंगे, डायनेमिक्स में चले जाएंगे। तो डायनेमिक्स में भी हमें स्टडी ऑफ मोशन करनी है, लेकिन उसका रीजन है या फिर उसका कॉज है, किसकी वजह से वो हो रहा है, तो वो उसमें हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जो है आपका चैप्टर नंबर 5, जहाँ उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एनएलएम में हम पढ़ेंगे कि फोर्स के बारे में, है ना। तब तक चैप्टर नंबर 3 और 4 में हम फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। एक्चुअल में मोशन का रीजन क्या होता है, फोर्स, है ना। तो हम फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे दो चैप्टर में। तो वो जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसको कहा जाएगा काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम दो पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशन। तो ये जो 3 चैप्टर है आपका वो ओनली वन डायमेंशनल मोशन है। और काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों को अगर मिला लिया जाए तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है मैकेनिक्स। चलिए अब बात आती है एक छोटे से, देखो ये भी पार्ट है, कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल पार्टिकल बात चलेगी पूरे चैप्टर में। तो पार्टिकल होता क्या है ना। पूरे चैप्टर में आपको पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, ऐसे करके आपको कोई भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पार्टिकल जो वर्ड यूज होगा, तो पार्टिकल होता क्या है ना। तो पार्टिकल इज अ बॉडी, एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर मास हो, है ना, उसको कहेंगे हम पार्टिकल। कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होगा कि जिसमें कोई मास ना हो, है ना। तो जब भी कोई भी पार्टिकल आए तो वहां पर हम मास हो उस ऐसा कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद आती है बात कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, है ना, ये थोड़ा कंसेप्ट याद कर लेना, बाकी कुछ है नहीं इतना टफ। तो वैसे भी जनरली इसको हम डायरेक्ट यूज कर ही लेते हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां पर नहीं गया उस टाइम पर। जब भी दो मासेस, बहुत बड़े मास है,
और जिसका डिस्टेंस बहुत दूर है। मान लो कि मैं आपको जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इक्वेशन लिखते थे, फोर्स बिटवीन टू मासेस F इज इक्वल टू m1g m1m2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था हमारा वहां पर, F इज इक्वल टू g m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg के लिए हम फॉर्मूला लिखते थे, उसमें g था आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 जो थे मास, और r जो था उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला लिखते थे कि अब ये जो मास m1 m2 है उसको मैं पार्टिकल कैसे मान सकता हूँ। देखना, तो अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं, है ना। अब तो एक तो चीज ये भी तो है कि सन और अर्थ है, उन दोनों के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा है। तो अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं और उन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो इन दोनों के बीच की दूरी अगर आर है, तो मैं एक फॉर्मूला ऐसे लिखता था, F इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इस कहानी में अगर डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, सुनना ध्यान से, अगर आर बहुत ही दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम सन और अर्थ दोनों को क्या मानते हैं, पॉइंट मास मानते हैं या फिर पार्टिकल मान लेते हैं। देखो, ये आप जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वो पॉइंट मास के लिए ही वैलिडेट है ना। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे 11th में ही। तो पॉइंट मास के लिए ही ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कोई भी बड़ी बॉडी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते थे कि अगर सन और अर्थ के बारे में देखें तो हम उसको पॉइंट मास ही मान लेते थे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ। तो इसका रीजन क्या है कि अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हुआ है तो, अब देखो सन भी बहुत बड़ा है, अर्थ भी बहुत बड़ी है, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया, पॉइंट मास एज ए कंसिडर कर लेते हैं ना। तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल। बाकी तो कुछ है नहीं, पार्टिकल वो होता है जिसके मास होता है। बाकी फिर पार्टिकल को मोशन करवाएंगे, मोशन करवाने पर उसके बारे में डिस्कशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होगा वहां पर। नेक्स्ट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ये वर्ड आप कहीं ना कहीं सुनेंगे, इसमें भी कुछ है नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर गए और आपकी जो ट्रेन है, मान लो कि चले ट्रेन ये जो है वो ट्रेन आगे जा रही है और आप कहीं पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं। तो ये है आपका प्लेटफॉर्म और यहाँ से आपकी जो ट्रेन है वो गुजर रही है। तो एक चीज होती है कि ट्रेन जा रही है, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, और वैसे ही सेम ऐसा भी तो होगा कि ट्रेन जा रही है तो ट्रेन के अंदर भी कोई पैसेंजर तो होगा यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ से खिड़की में से कोई पैसेंजर जो है वो आपको भी देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कंडीशन पूरी समझो कि प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, आप ट्रेन को देख रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को देख रहे हैं। वैसे ही सेम टाइम पर पैसेंजर है वो आपको देख रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े खड़े, है ना। तो पैसेंजर बैठा ट्रेन में है, देख कहाँ रहा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर आप खड़े हैं, है ना। तो दोनों जो है वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है जहां से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सुनना ध्यान से, जहां से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो मतलब आप जहां खड़े हैं, तो अगर मान लो कि यहाँ कोई स्टूडेंट खड़ा है, तो इस स्टूडेंट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म। क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो कहाँ से देख रहा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर से। फिर बात आती है पैसेंजर, तो पैसेंजर कहाँ से देख रहा है, ट्रेन से। तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन। ये याद रखना, कुछ है नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी बॉडी की मोशन को। हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाकी कुछ नहीं है नया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है पोजीशन है, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो पोजीशन क्या होती है, तो मान लीजिए कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि चलो मैं अभी आपको स्टडी करवा रहा हूँ, तो मैं मेरे क्लास में बैठकर लेक्चर ले रहा हूँ, है ना। अगर मान लो ऑनलाइन अभी क्लास चल रहा है तो आप अपने घर पे बैठे हैं, तो मतलब आपकी पोजीशन क्या हुई, तो आपकी जो पोजीशन है वो आपके घर पे बैठे हैं। अब उसको मुझे कहीं ना कहीं तो दिखाना है पोजीशन को, है ना। वो भी समझना ध्यान से, पोजीशन है वो किसी की रेफरेंस में दिखाया जाता है ना। तो पोजीशन आप देखेंगे तो आपको जब भी अगर 2 डायमेंशन में देखेंगे या फिर वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे ना, तो वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन को ऐसे दिखाया जाता है। देखिए मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ पर पी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पी पार्टिकल खड़ा है, तो लेकिन मुझे उसकी पोजीशन किसी को डिफाइन करनी है कि वो कहाँ खड़ा है। तो वो दिखाने के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, है ना। और वो रेफरेंस पॉइंट हम ऐसे देखें, मान लो कि मैं ओरिजिन से मानता हूँ उसको, तो चलिए मैंने ओरिजिन से माना, तो ओरिजिन से कहाँ पर,
तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक इतना दूर खड़ा है, तो मेरे लिए ओरिजिन जो है वो रेफरेंस हो गया, है ना। मुझे कोई रेफरेंस पोजीशन दिखाने के लिए कहाँ से दिखाऊंगा, है ना। तो कहीं से तो मैं बताऊंगा कि हाँ इतना यहाँ से दूर है, इतना दूर है। तो मैं ओरिजिन से उसका जो पोजीशन है, मान लो कि मैं ऐसे कहूंगा आर पोजीशन पर खड़ा है ना। तो आर वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर जो है वो आप देखेंगे अभी वेक्टर के फॉर्म में जब भी हम पढ़ेंगे, तो पोजीशन वेक्टर होता है एक, जो आर पोजीशन पे ऊपर वो खड़ा है, ऐसे करके हम पोजीशन उसकी दिखा देंगे। फिर अगर मान लो कि ये कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो मान लो कि मैं उसको ऐसा कह दूं x1 y1, ये हो गए उसके कोऑर्डिनेट। तो ये मैंने क्या डिनोट कर दिया, उसकी पोजीशन डिनोट कर दिया। तो पोजीशन कुछ है नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब नेक्स्ट पाथ लेंथ, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। पाथ लेंथ आपको पता ही होगा, जिसका दूसरा नाम डिस्टेंस है, जिसको दूसरा नाम डिस्टेंस हम बुलाते हैं। बाकी हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों आपको याद है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, कुछ है नहीं इसमें। मैं लेता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट ए, यहाँ पर मैं लेता हूँ पॉइंट बी। अब जैसे मैंने पॉइंट ए और बी लिया, तो स्टूडेंट ए है मेरे पास। अब स्टूडेंट ए को ऐसा है कि उसको ऐसे जाना है बी के ऊपर, तो वो ऐसे चला गया, उसका है ये पाथ नंबर 1। किसी स्टूडेंट को ऐसा लगा कि चलो मैं थोड़ा ज्यादा घूम के जाऊंगा, तो वो ऐसे 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 घूमकर पूरा यहाँ पर गया, तो ये हो गया उसका पाथ नंबर 2, यहाँ से ऐसे। और किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि चलो मैं भी करता हूँ स्मार्ट वर्क, और मुझे पोजीशन तो बी पर ही जाना है, स्टार्ट यहाँ से ऐसे करना है, तो मैं इतना क्यों लंबा चलूं। मैं तो ऐसा करता हूँ कि यहाँ से मैं सीधा यहाँ पहुंच जाता हूँ। तो मुझे तो ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये हो गया उसका पाथ नंबर 3। ठीक है, तो ये कहानी है उसकी। तो अगर आप देखें कि ये जो पाथ नंबर 1 है, पाथ नंबर 2 है, पाथ नंबर 3 है, तो 1 2 3 में ये जो पाथ नंबर 1 और 2 जो है उसको कहा जाता है पाथ लेंथ, और 3 नंबर को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसका रीजन क्या है कि अगर आप केस नंबर 3 देखें, तो केस नंबर 3 जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि तीसरे स्टूडेंट ने ऐसा जो रास्ता लिया है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सुनना ध्यान से, या फिर डिस्टेंस को दूसरा नाम क्या लेंगे हम, पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो है उसको हम कहेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल कवर किया मैंने, है ना, देखो मान लो कि 1 में ये सब इतना घूम के आया, तो ये है आपका डिस्टेंस। फिर उसके बाद ये सेकंड में ये इतना सारा सब कुछ घूम कर आ रहा हूँ, तो टोटल मानूंगा तो उसको क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा। और ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ जो हो गया, उसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ये सब आप 9th स्टैंडर्ड में ऐसे सीखते थे कि चलो डिफरेंस बताओ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कुछ याद हो तो बताओ। चलो यूनिट क्या होगा दोनों का, तो दोनों का यूनिट होता है मीटर, है ना, एम से डिनोट करते हैं उसको। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये सब डिफरेंस आप सुन चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब याद रखना है आपको। डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है। देखो आप ए से बी में जाने पर मैंने उसको एरो भी दिखाया है, जैसे मैंने ए और बी में एरो नहीं दिखाए, 1 नंबर 2 नंबर में एरो नहीं दिखाया, लेकिन जो 3 नंबर का पाथ है उसमें मैंने एरो से डिनोट किया है, क्योंकि वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मुझे मैग्नीट्यूड तो दिखाना दिखाना है, उसके साथ में मुझे उसका यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाना जरूरी है, इसकी वजह से मैंने वहां पर एरो लगाया हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, चलो यूनिट हो गया, फिर स्केलर वेक्टर हो गया। अब एक चीज आप समझो ध्यान से, अगर मान लो कि मेरी मोशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सुनना ध्यान से, बहुत ही मतलब काम का चीज है ये आपके लिए। कहीं ना कहीं आप लोग बेसिक पार्ट मतलब ये यूज हो ही जाएगा। चलिए, आपकी जो पोजीशन है ना, वो जब भी आपको बताया जाए तो मोस्टली वो नंबर लाइन के ऊपर शो करनी है हमें, है ना। तो मोस्टली हम कहाँ बताएंगे, नंबर लाइन के ऊपर। तो मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, और नंबर लाइन के ऊपर आप मतलब यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर खड़े हैं, और लेफ्ट साइड जो होंगे वो नंबर आपके नेगेटिव होंगे, और राइट साइड जो नंबर है आपके वो पॉजिटिव होंगे इस कंडीशन में। तो अगर मान लो कि आप ओ के ऊपर खड़े हैं, तो मान लो कि कोई पॉइंट ए यहाँ पर है, या फिर कार ए है, उसने उसकी जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया दौड़ना, तो यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ, चलो 10 20 30 40 50। यहाँ पर नेगेटिव में नंबर आ जाएंगे, -10 -20 -30। ठीक है, अब जो जर्नी हो रही है उसको देखो जरा। तो ए ने जर्नी स्टार्ट की, सीधा चला ऐसे, तो चलता 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 गया 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 गया, कहाँ तक गया, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 40 तक गया। तो यहाँ पर ए से बी पर गया, फिर उसने लिया यू टर्न,
तो यहाँ से उसने मारा 40 से यूटर्न मारा, और यूटर्न मार के वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंचा और सी तक पहुंचा। उसके बाद वहां थोड़ी देर रुका, उसके बाद और आगे चला, तो चलता गया चलता गया चलता गया, कहाँ पर गया, तो वो जो है वो यहाँ पर डी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। तो ये पॉइंट है आपका डी। तो ऐसी जर्नी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये इससे क्या हो गया कि कुछ कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने लगेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो उसके। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर ये आप कर ले तो ये आपका सीधा जो है डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम जो केस स्टडी कर रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, और कुछ कंडीशन में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी के लिए। चलिए, तो मैं ए बी के लिए स्टार्ट करता हूँ जर्नी, और मुझे डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए बताइए, ए बी के लिए कौन बताएगा। ये 40 नंबर है, यहाँ पर 40। चलिए, किलोमीटर में है या फिर मीटर में मान लीजिए। चलिए मीटर में मान लीजिए, जो डिस्टेंस है वो सभी इन मीटर। चलिए ए से बी में बताइए कितना डिस्टेंस हो रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन बताएगा। सर डिस्टेंस 40। डिस्टेंस 40, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला देखो ध्यान से डिस्प्लेसमेंट का, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। क्या करना है, ए से बी की जर्नी बता रहा हूँ सिर्फ, अभी आपको सी डी वो सब भूल जाओ। मैं सिर्फ जीरो। और सिर्फ आपको कितना, सर उसमें भी 40। 40, यस राइट, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप एक ए बी की बात करो, उसके बाद हम नया केस लेंगे ए सी, तो उसमें अलग डिस्कशन करेंगे, पहले ए बी देखो आप। तो ए बी में आप देखेंगे ना, तो डिस्टेंस जो है ना वो देखिए, यहाँ से सीधा जा रहा है, तो यहाँ 0 से लेकर 40, तो 40 तो डिस्टेंस, पहले तो डिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, टोटल कितना चला वो टोटल ही लगाना है आपको, प्लस प्लस ऐड करते जाना है। तो ये 0 से लेकर 40, तो ये कितना चल दिया है 40। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है उसकी 40, शुरुआत कहाँ से की 0 से, तो इनिशियल 0, तो 40 माइनस 0 40 है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट, पीछे वो मीटर लिख देना है ना, यूनिट हमेशा लिखना याद रखना फिजिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं जर्नी इतनी डिस्कस करना चाहूँ एसी तक की, चलो अब कौन बताएगा। सी मतलब यहाँ 10 नंबर के ऊपर है, ये रहा। डिस्टेंस सर बताइए। डिस्टेंस 10। डिस्टेंस 10 नहीं, गलत है। डिस्टेंस इज टोटल, पहले ही बता रहा हूँ, सर डिस्टेंस इज टोटल। सर 50। 50, 40, 50, 16 नहीं, 17 नहीं, गलत जा रहे हो। यहाँ से ए से बी 70। देखो, 70, यस राइट, 70 इज राइट आंसर। हाँ देखो क्या हो रहा है, ए से बी तो तुम गए हो पहले, तो ए टू बी कितना है आपका 40 तो है ही। फिर आपने मारा यूटर्न, अब यूटर्न में भी तो कुछ चल दिए हो ना, कहाँ से कहाँ, चलो ये 40 से लेकर कहाँ चले 10, मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं देखूं, ये बी से लेकर सी तक का वो कितना है आपका, तो ये 40 और ये 10, तो 30 और जुड़ जाएंगे, तो 40 प्लस 30 इतना टोटल चल दिया आप। तो टोटल कितना हो गया आपका 70। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें, तो फाइनल 70। पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है आपका 10, सी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे देखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट कितना है आपका सी, और सी कौन सा नंबर है आपका 10, तो 10 इनिशियल कौन सा है ए, तो 10 माइनस 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 10 हो गया है यहाँ से, ठीक है। ये 9th स्टैंडर्ड का ही कंसेप्ट है आपका। उसके बाद चलो एक इंटरमीडिएट पॉइंट और मैं एक ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना, तो उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए बी सी डी तक हो गया ना, ये ई मान लेता हूँ चलो यहाँ से, है ना। आप ऐसे चल दियो, मैं पूरा बात बता देता हूँ आपको। इतना जा रहे हैं आप, ए से बी गए, बी से यहाँ पर सी गए, और सी से लेकर ई गए, ठीक है। इस कंडीशन में आपको डिस्टेंस डिस्टेंस में बताना है। मतलब यहाँ से देखो, जो मेरा कर्सर घूम रहा है ना, ए से ऐसे चले, बी पर पहुंचे, ऐसे बी पर पहुंचने पर यहाँ पहुंचे, फिर सी से लेकर यहाँ ई तक, ऐसे पूरी जर्नी के लिए, है ना, ई तक की ही है। यहाँ तक आप स्टॉप हो जाओ, यहाँ कर ई के ऊपर, है ना, आगे कुछ चलना नहीं है अभी। तो बताइए कितना डिस्टेंस होगा, टोटल ही लगाना है पहले तो डिस्टेंस के लिए। सर 70। 70 नहीं, 80 होगा, ई तक पहुंचे हो ना वापस,
ए से बी तुम कितना Yes. गए, देखो ए से बी कितना गए, 40 गए। उसके बाद ये बी से रिटर्न कितना हुए, 0 हुए वापस, मतलब ई पॉइंट कहाँ पर है, 0 के ऊपर है, यहाँ पर देखो 0 के ऊपर, तो मतलब 40 वापस भी तो गए। तो 40 प्लस 40 टोटल कितना हो गया, 80। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताओ अब। 0. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा आपका 0। अब बात ये है आपके लिए, ए बी सी ई और डी यहाँ तक की जर्नी है। अब बताओ टोटल धीरे से डिस्टेंस। Sir, 60. नहीं 60 नहीं होगा, 40 यस यस 60 राइट, 40 है ना, यस 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 60, यस। देखो ए से बी कितना चले, यहाँ पर देखो टोटल लगा रहा हूँ, ए से बी चले आप 40, फिर बी से ई तक आप और 40 चले वापस आने पर, फिर उसके बाद ई से डी और कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 20। देन नेगेटिव में है, वो तो उसकी पोजीशन दिखा रहा है ना कि आप उस साइड चले हो, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव जा रहे हैं आप। तो वो भी आप कितना चले, 20 मीटर और जोड़ लीजिए उसमें। तो 40 प्लस 40 यहाँ से, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 ना वेदन, 80 नहीं 60 भी नहीं, 100 आ रहा है दोस्त, Yes, sir. है ना। देख लो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है इसलिए क्योंकि अभी बढ़िया सा क्वेश्चन आपको सर्कल वाला भी करवाने वाला, जो बाहर से है वो भी हम करेंगे सर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट बताओ। 20. प्लस या माइनस, Sir, plus. माइनस। फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फोकस करो। फाइनल पोजीशन कितनी है, -20, इनिशियल पोजीशन कितनी है, 0, तो आंसर इज -20। इसमें विथ डायरेक्शन भी तो शो करना है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या वेक्टर फॉर्म कहाँ है, तो वो राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड जा रहा है, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से पता चलेगा, वो तो -20 का मतलब ही यही होता है ना कि वो नेगेटिव साइड है अभी, ये भी आपको याद रखना है एक चीज। तो ये हो गया आपका -20। अब ये जो टेबल बना है ना छोटा सा, उसको थोड़ा हम एनालाइज कर रहे हैं। आप डिस्टेंस को देखोगे तो डिस्टेंस की कहानी क्या ऐसी है कि पहले 40 फिर 70 फिर 80 फिर 100, डिस्टेंस जो है वो हमेशा तो बढ़ ही रहा है, और माइनस तो आया ही नहीं कहीं पर। तो इसका मतलब तो मैं ऐसा लिखूंगा कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैं चलो एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट का टेबल देखूंगा लाइन, तो पहले 40, फिर 10 हुआ, फिर 0 भी हुआ, फिर नेगेटिव भी हुआ। उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, क्यों मैं तो तीनों बता सकता हूँ इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी तीनों वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। फिर एक चीज यहाँ पर आप स्टार मार्क करके लिख लेना कि जब तक आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, यू टर्न नहीं लगा रहा है। देखो आप ए से बी में अगर देखोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, कहाँ से प्रॉब्लम हुआ, एसी में। दोनों चेंज कैसे हो गए, एसी में। तो एसी में हुआ क्या था कि डिस्टेंस तो बढ़ता ही गया, उसने यू टर्न लिया, उसकी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो गया। अगर पार्टिकल आपका सीधे का सीधा जाता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसका मतलब आपका जब तक यू टर्न ना आए, है ना, याद रखना ये, जब तक आपका पार्टिकल यू टर्न न ले तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों सेम टू सेम रहेंगे, है ना, जब तक यू टर्न ना आए। ठीक है, जब तक आपका यू टर्न ना आए तब तक साइंटिस्ट देख लेना एक बार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे इस कंडीशन में। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, वो 9th स्टैंडर्ड में आता था। तो ये जो भी जब भी हमने जो भी डिस्कशन अब तक हमने किया वो 9th स्टैंडर्ड का ही डिस्कशन है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन है जो तो हमने डिटेल में पढ़ ली, लेकिन डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, गड़बड़ ना हो जाए कोई। तो आपको ऐसे भी लाइन टू लाइन जो है टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया होता है, बाकी कंसेप्ट तो आपने पूरा देख लिया है, समझ लिया है। तो देखो पहला पाथ लेंथ किसे कहते हैं, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल इन सम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द पाथ लेंथ।
और टोटल डिस्टेंस मतलब कितना चला, उन सबको जोड़ते ही जाओ जोड़ते ही जाओ, उसको कहा जाता है पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन सम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन मतलब कुछ करना नहीं है, फाइनल को और इनिशियल लाइन को सीधा जोड़ दो और जो भी टोटल निकल जाए सीधा, है ना। उसमें ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जो गए थे पाथ नंबर 1 2 3 ऐसे करके, तो उसमें हमने जो तीसरा पार्ट लिया था वो शॉर्टेस्ट पार्ट था, है ना। तो ऐसे करके हम जो शॉर्टेस्ट, आप ऐसे भी दूसरी डेफिनेशन देनी है तो ऐसे भी दे सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको देखो मैंने क्या कहा यहाँ पर, सीधा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो सीधा आप जोड़ दीजिए फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो उसमें बीच में कुछ आएगा नहीं, तो सीधा उसको आप डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। और दोनों के बारे में देखा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे वैल्यू लेता है ना। और कैलकुलेशन करना भी हम सीख चुके हैं उसके, तो ऐसे कैलकुलेशन की जाती है उसकी। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, है ना, कॉम्पिटिटिव में आ चुका है बाहर की, है ना। ये तो मतलब नीट जेई का नहीं है, लेकिन बाहर के कॉम्पिटिटिव जो बहुत सी अलग स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए, द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, है ना। ये बाहर का है, ये एक्चुअल में पुरानी बुक का है ना, आपकी मतलब एनसीईआरटी से पहले जो स्टेट बोर्ड की बुक थी ना उसका। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो सर्कल के अलोंग मतलब के सर्कल के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और आपको निकालना है तीन चार चीजें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें। तो 3.3 फिगर यस यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए बी के लिए निकालते हैं। तो मान लीजिए कि पार्टिकल जो है आपका ए के ऊपर खड़ा था ऐसे, और ऐसे चक्कर लगा रहा है ना सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे। तो यहाँ से कहाँ गया, वो कहाँ पर पहुंच गया है, बी के ऊपर ऐसे जाकर बैठ गया। यहाँ तक कि हमें जर्नी को तय करना है, बाकी आगे हमने देखा नहीं है, आगे कुछ नहीं देखना अभी। ए टू बी ही कंसिडर करो, बाकी सब छोड़ दो, और जो सर्कल है उसकी रेडियस है आर। तो आपको निकालना है यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता जाता हूँ। चलिए, ए टू बी जर्नी के लिए, और यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे डिस्टेंस, और यहाँ साइड में हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो जस्ट हम पहला केस नंबर 1 स्टडी करेंगे, ए बी। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो सर्कल बनाया हुआ है पूरा, मतलब ये ए बी आर्क हुआ मेरे लिए। तो अगर मैं ए बी आर्क निकाल दूं, तो इसी को तो मैं डिस्टेंस कहूंगा, है ना। मतलब जैसे भी घूम के जाऊंगा वही तो मेरा आंसर होना चाहिए। तो मतलब ये जो ए बी आर्क है वो कितना है, वो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो ए बी आर्क निकालने के लिए आप बताइए क्या करेंगे। ए बी आर्क निकालना है, ये कितना होगा ए बी आर्क, क्या आप निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, क्या याद है क्या फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू arc upon radius. So we can write arc is equal to theta into r. थीटा कितना हुआ, तो थीटा है आपका 90 डिग्री। यहाँ पर ए बी आर का थीटा कितना बन रहा है 90, और 90 को अगर रेडियन में लिखना है तो वो हम क्या लिखते हैं पाई बाई 2। सो वी कैन राइट पाई आर बाई 2। तो ये जो ए बी है आपका, वो आ जाएगा आपका पाई आर डिवाइड बाई 2, योर आंसर डिस्टेंस के लिए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आपको देखना है तो सेकंड में बताता हूँ आपको। चलिए, तो सेकंड तरीका ऐसा है कि अगर आप देखें ना पूरा सर्कल है, तो अगर मैं पूरा सर्कल घूम जाऊं तो बताओ कितना घूमूंगा, 2 पाई आर घूमूंगा। आपको तो पता है ना पैरामीटर, अगर मैं पूरा ए से बी गया, बी से सी गया, डी डी से वापस आ गया, तो पूरा सर्कल घूमूंगा तो कितना घूमूंगा 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का कितना पार्ट है ये भी, तो वो तो फोर्थ पार्ट है। अब सीधा समझो, 2 पाई आर मतलब 1 सर्कल, उसका कितना पार्ट घूम रहा हूं मैं, 1/4 पार्ट। तो ये 1/4 पार्ट मैंने घूम लिया, तो ये पाई आर बाई 2 यहाँ से भी आ जाएगा। ओरली भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी है, तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। उसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको जहां भी पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको करना है फाइनल पोजीशन को पकड़ो और इनिशियल पोजीशन को पकड़ो और उसको जोड़ दो। तो फाइनल पोजीशन कौन सी है आपकी बी, इनिशियल पोजीशन कौन सी है आपकी ए। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ना है मतलब सीधा कर दो इसको पकड़ के, ये ऐसे जोड़ दिया। तो ये जो मैंने रेड कलर से जो लाइन ड्रॉ की है वही आपका आंसर है, इसका मतलब ऐसे हुआ। अब यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर लो। ये एंगल है 90 डिग्री, तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो √2r। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका आ जाएगा √2r। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये सबसे पहला आंसर जो है वो आपका निकल चुका है। तो बहुत ही आसान था, कुछ था नहीं, बस आपको ये आर्क निकालना आना चाहिए इसमें। चलिए सेकंड के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब सेकंड पाथ देखिए, आप सेकंड जर्नी के लिए उसने क्या कहा है कि आप जा रहे हैं यहाँ पर ए से लेकर सी तक, है ना। तो मतलब ऐसी जर्नी है कि आप मतलब यहाँ से घूमना चालू किए पूरा ए से लेकर, फिर यहाँ बी गए, फिर बी से आगे, ऐसे मतलब यहाँ तक की पूरा जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वही है आपका। तो ए से सी की जर्नी के लिए हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, बताइए कितना होगा आर्क। पाई आर। पाई आर, वेरी गुड, है ना। पूरा होगा तो 2 पाई आर, आधा होगा तो पाई आर। तो डिस्टेंस जो है वो आपका पाई आर हो गया। चलिए डिस्प्लेसमेंट कौन बता पाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या करना है, फाइनल और इनिशियल को जोड़ दो। फाइनल पोजीशन सी, इनिशियल पोजीशन ए, लो जोड़ दिया। ये कितना हो रहा है, रेड कलर की लाइन जो है वो कितना है, 2r। वेरी गुड, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। तो फाइनल आंसर डिस्प्लेसमेंट इज 2r। वेरी गुड। चलिए तो मतलब आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो है लास्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, यस, कौन सा है आपका A to D। ओके चलिए, तो A to D के लिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए A to D के लिए जरा डिस्टेंस बता पाएंगे आप। 2πr/3। πr/3 नहीं, नहीं होगा। सर πr/4। πr/4 नहीं, πr/4 भी नहीं होगा। या आप ऐसा निकालो, देखो टोटल सर्कल कितना है, 2πr, ये वाला, ठीक है। 2πr का आप कितना पार्ट घूम रहे हैं, तो ये 3/4 पार्ट जा रहा है। देखो मतलब ये पहला पार्ट, ये पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ऐसे करेंगे आप। तो ये आप कितना पार्ट घूम लिए, तीसरा, कितने में से, 4 में से, तो 3/4 पार्ट आप इसका घूम रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3πr/2। एक तो ये तरीका हो गया, है ना। दूसरा मैं वो थीटा वाला भी आपको बता देता हूँ, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही निकालेंगे। ये तो सिंपली मैंने आपको देखो, आप पहला पार्ट था, आप ऐसा था 2πr, पहला पार्ट घूमे तो 1/4, फिर 2πr, फिर सेकंड पार्ट घूमे तो 2/4, तीसरा पार्ट घूमे तो 3/4, और पूरा सर्कल मतलब 4/4, तो 1 हो गया, है ना, ऐसे करके। चलिए अब वो थीटा वाला फॉर्मूला आप भी लगा सकते हैं उसमें, तो वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू, यहाँ से तो आर्क हम लिखेंगे थीटा इंटू आर। अब देखो थीटा कितना घूमना है आपको यहाँ पर, बताओ, यहाँ से 90 प्लस, ये देखो ये 90 घूमे, 90 में और 90 जोड़ दो, 270 घूम लिए। अब 270 डिग्री तो लिखना नहीं है, आपको पता है ना, रेडियन में लिखा जाता है। तो 270 डिग्री घूम रहा है, अब तो 270 मल्टीप्लाई बाय रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180, तो ये 0 से 0, ये हो जाएगा आपका 9 3 और ये हो जाएगा 9 2। तो ये आंसर आ गया, देखो 3πr/2, यहाँ से भी आ रहा है देखो, तो थीटा इज इक्वल टू आर कॉमन रेडियस से भी आप उसको निकाल सकते हैं यार। तो दोनों तरीके हैं, मतलब जो भी आपको सेट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है पूरा सर्कल, ये तो बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट रह गया क्या, हाँ डिस्प्लेसमेंट बचा है, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए पहले उसका। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइनल इनिशियल को जोड़ दीजिए, फाइनल डी सर √2r। √2r। इनिशियल है, वैसे का वैसा ही बन रहा है √2r, है ना। बस तो आंसर आपका √2r, जो आगे हमने कैलकुलेट किया वैसे का वैसा, यहाँ भी जैसे √2r था वैसे यहाँ भी कितना हो जाएगा √2r। तो ये भी आपका काम खत्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है, पूरा सर्कल घूमना है, बताइए। 2πr डिस्टेंस। वेरी गुड, यस राइट। मतलब A to A पूरी जर्नी, पूरा सर्कल घूमेंगे तो जर्नी जो है आपकी पूरी 2πr की डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट बताइए, 0। 0 0। है। जब भी मतलब आपको ऐसा याद रखना है कि आप जहां से भी शुरुआत करें ना और वहां वापस आ जाए, तो उसका मतलब जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा हमेशा ही, है ना। आप मतलब कुछ चले ही नहीं, ऐसा होता है ना। आप मतलब थक गए होंगे पूरा घूम कर, लेकिन आप मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, आपने कुछ भी किया नहीं है ना, ये होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको जरा फोकस करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज वेलोसिटी
एंड एवरेज स्पीड। ये ऑलरेडी आप जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में देखें वैसे ही एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। अब स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए हैं, तो बताओ कौन कौन बताएगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्पीड की बात करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का क्या होता है सुनना ध्यान से, कुछ नया कुछ नहीं है, दोनों में जुड़ जाएगा। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल, है ना। मतलब ऐसा होगा कि कोई पार्टिकल घर से निकला, है ना, मतलब आप ही मान लो कि घर से निकल रहे, स्कूल जाना है, तो स्कूल नहीं जाते हुए आप बीच में, चलो मान लो कि चाय पीने का मन हुआ, तो चाय पीने आप रुक गए, तो वहां 10-15 मिनट रुके, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे गए वहां कुछ थोड़ा काम आया तो उसके बाद रुके, फिर ऐसे 2-3 इंटरवल में आप वहां पर आराम से स्कूल में पहुंचे। तो हमको तो क्या निकाला, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, इसी को कहा जाता है एवरेज स्पीड, है ना। मतलब टोटल मार दो जितना डिस्टेंस है और जितना भी टाइम लगा वो होता है आपका टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली आप जो व्हीकल चलाते हैं, है ना, उसमें एक स्पीडोमीटर होता है, दो चीजें होती हैं। तो जो स्पीडोमीटर होता है ना वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब आपको देखा होगा कि आप स्पीड से जाओगे तो वो जो आपका जो पिन है वो थोड़ा आगे चला जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 50 दिखाएगा, अगर 49 में जा रहे हैं तो 49 दिखाएगा। वो इंस्टेंटेनियस कहा जाता है, दोनों में डिफरेंस है। अभी हम इंस्टेंटेनियस आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अभी से मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस मतलब एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर, एग्जैक्ट उस टाइम उस पॉइंट के ऊपर आपकी स्पीड कितनी है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। और एवरेज मतलब आप घर पे पहुंचे और घर पे जाके आप कहेंगे मैं आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ऐसा तो था नहीं कि आप जहां से निकले और घर पर पहुंचे वहां तक का पूरा जो आपका जो स्पीड है वो बाइक का 40 होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। बीच में कहीं सिग्नल आया होगा या आपने बाइक धीमी की होगी, तब कहाँ आपने स्पीड 60 की कर दी होगी, है ना। लेकिन आप घर पे जाके क्या कहते हैं, मैं तो 40 की स्पीड जाया, तो ये होता है एवरेज निकाला आपने, है ना। लेकिन बीच में वो उस एग्जैक्ट टाइम के ऊपर, है ना, कुछ मान लो कि 2 मिनट के बाद आप जीरो से निकले, मान लो t=0 टाइम से आप निकले और 2 मिनट आपको घर पे पहुंचने में 5 मिनट लगे, लेकिन 2 मिनट में आपका स्पीड कितना होगा, तो वो इंस्टेंट हो गया, है ना, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। वैसे ही सेम अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, Displacement upon time. है ना। वैसे ही यहाँ पर तो एवरेज अगर निकाला जाए तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर मतलब डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम इंटरवल, बाकी तो कुछ है नहीं, है ना? दोनों सेम ही होते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का। यूनिट बता दीजिए जरा, क्या होगा यूनिट इसका? दोनों की यूनिट सेम होते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट सेम मीटर पर सेकंड। अगर मैं वैसे ही कहानी अगर बात करूं तो देखो टाइम तो पॉजिटिव है ही नीचे दोनों में। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम आगे ही सीखें, तो उसका मतलब एवरेज स्पीड है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। वैसे एवरेज वेलोसिटी की बात करें, है ना, स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी सिंपल, स्पीड है एवरेज फिर बाद में। फिर वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी भी देखो टाइम तो पॉजिटिव होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3 वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मैं ये छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, 9th स्टैंडर्ड में आप ऐसे पढ़ते थे। वेलोसिटी जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर किसकी वजह से, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, है ना। तो ये सिंपलेस्ट मतलब पार्ट है एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का, बाकी कुछ नहीं, यूनिट देख लीजिए उसको एक बार। और अब उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, है ना। तो उसके आप उससे आपको ये फोकस भी हो जाएगा, मतलब डिफरेंस एक्चुअल में क्या है ना, स्पीड और वेलोसिटी का, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपकी टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का पहले नंबर का एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो उसमें जो आप टेक्स्ट बुक में देखें ना, फिगर बहुत ही पहले आगे के पेज के ऊपर दिया और एग्जाम्पल बहुत पीछे दिया है, तो दोनों मैंने एक साथ मिला लिया है यहाँ पर। अ कार इज मूविंग along a straight line says OP in the figure number 3.1। मतलब कार जो है आपकी ओ से स्टार्ट हो रही है ना, जैसे हमने आगे एक एग्जांपल देखा, वैसे यहाँ पर भी ऐसा है कि ये ओरिजिन से आपका स्टार्ट हो रहा है काम काज उसका दौड़ने का। तो चलिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। चलिए जर्नी स्टार्ट की आपने,
फिर उसने कहा सुनना दे, अब ध्यान से यहाँ पर फोकस करो, इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकंड। O से P तक देखो उसकी जर्नी कैसे हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। O से लेकर P तक, यहाँ तक गया वो पहले, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस कवर किया OP में, तो यहाँ पर O to P, और वो 18 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। चलिए ओके। एंड देन रिटर्न फ्रॉम P to Q। P to Q 6 सेकंड में जा रहा है। चलिए, तो P to Q जो है, उसने इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकंड एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q इन 6 सेकंड। चलिए, तो P2 से P से वो जा रहा है आपका यहाँ पर Q, ये ऐसे, तो वो हो गया वहां से रिटर्न, यहाँ से ये रिटर्न हो गया, ये इतना है ना, ये पूरा घूमकर ऐसे जर्नी हो रही है उसकी। और P2Q अगर मैं बात करूं, तो वो P2Q जो है वो 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये भी हमने ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन में। चलिए, क्या क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालिए और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो दो जगह पर आपको कहा है O2P के लिए बात कीजिए, और O2P एंड बैक टू Q, मतलब OPQ ऐसे करके पाथ है ना। तो पाथ नंबर 1, चलिए है ना, सबसे पहले पाथ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पाथ नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ OP के लिए। चलिए, स्पीड का फॉर्मूला एवरेज निकालिए। तो एवरेज स्पीड अभी हमने देखा था, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब तो एक ही बार जा रहा है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ O से P पे, मीटर में दिया है 360, 360, टाइम बताओ 18, 18 सेकंड, आंसर 20. 20 मीटर पर सेकंड। यस, तो ये हो गया आपकी एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी, क्या आंसर सेम आएगा क्या? स्ट्रेट लाइन यस सर, मोशन है ना, सुनना ध्यान से, मैंने वहां बताया था ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हो तब तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो ये O2 तो स्ट्रेट लाइन है, हमने यूटर्न अभी तो मारा ही नहीं है, तो उसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम हो जाएगा। तो डिस्टेंस है वो 360 और टाइम भी आपका 18 ही लग रहा है। तो इसका मतलब आपका जो टोटल आंसर है वो फिर से 20 मीटर पर सेकंड ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए चलिए, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम O2P एंड बैक टू Q। चलिए, यहां से O2P एंड बैक टू Q, अगर मैं पूरा पूरा ही लिख देता हूँ, चलो इसको OPQ यहां से, ठीक है, पूरा पाथ ऐसे। चलिए, तो O से P में जाने के लिए है ना, ये आपका पॉइंट A, मतलब यहाँ से चालू किया, O से स्टार्ट किया, तो मतलब यहाँ से पूरा ऐसे करके O से P गया, और फिर यहाँ से यू टर्न मार के यहाँ पर Q पे आ गया, ठीक है। चलिए ओके, OPQ यहाँ पर। चलिए स्पीड निकाल देते हैं ना पहले, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताइए, अब कैलकुलेट करके जरा बताइए ध्यान से। सर 480 टोटल 480, ओके, लेट मी चेक। डिस्टेंस। O से P तक का डिस्टेंस है आपका कितना, 360। फिर P से Q की अगर बारी आए, तो P से Q में कितना चले, देखो 360 और 240 कितना चल रहा है, ये देखो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ। तो ये 360 और 240 इन दोनों के बीच में चले ना, तो मतलब 360 माइनस 240 कितना हो रहा है आपका, 120 हो रहा है ये, तो मतलब 120 और जोड़ लो, तो ये 0, ये 8, 480। यस, तो यहाँ पर आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना निकल रहा है आपका, 480 डिवाइड बाई, अब टाइम बताओ। 24। हाँ, टोटल देखो यहाँ से O से P में कितना टाइम लगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, 18 सेकंड। उसके बाद P से Q डिस्टेंस कवर करने में कितना सेकंड लग रहा है उसका, 6 सेकंड। तो 18 + 6 24 सेकंड। यस, तो ये आंसर आ जाएगा आपका फिर से 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में कोई चेंज नहीं है। फिर अब बात आती है आपकी वेलोसिटी के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या लगाना है वहां पर, 360 डिस्प्लेसमेंट लगाना minus है। 120. बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब फाइनल माइनस इनिशियल,
फाइनल पॉइंट कौन सा है आपका? यस सर। क्यू। देखो अभी इस सबको हटा दो, फाइनल पॉइंट क्या है आपका? क्यू है। इनिशियल पॉइंट कहाँ है आपका? ओ। तो 240 माइनस 0, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट सीधा। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है? 24। पूरा घूम के आया लेकिन टाइम तो टोटल ही लगाना है उसमें, तो 24 ही टाइम लग रहा है उसको। तो 240 डिवाइड बाई 24 तो हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। चलिए ठीक है।